देखिए, ये इलेक्शन दो स्पिरिट के बीच में था। एक तरफ तो 2024 का जो एंटी शेख हसीना स्पिरिट था और दूसरी ओर 1971 का स्पिरिट है। जमात एक तरह का बिल्कुल ही देश को बिगाड़ने में, एक तरह के डिस्टेबलाइज करने में शायद मदद करे, उसके बाद शायद अवामी लीग दोबारा वापसी हो। उन्होंने कहा कि अगर अच्छी बात है अगर महिलाएं घर में रहें और अगर काम करना है, अगर काम करना ज़रूरी है तो 5 घंटा ही काम करें। अभी का जो तारिक रहमान है और तब के तारिक रहमान, इस दोनों में बहुत अंतर है। अभी तारिक रहमान को प्रोग्रेसिव लोग जो है बांग्लादेश के, वो बहुत पसंद करते हैं। शुरुआत तो हो गया है, पर ये शुरुआत अगर 4 साल पहले होता तो बांग्लादेश के लिए अच्छा होता, भारत के साथ जो बांग्लादेश के रिश्ते हैं उसके लिए भी अच्छा होता। बांग्लादेश एक क्रिकेट पावर बन चुका है। अब इस मौके पर जो मुस्तफिजुर के साथ जो हुआ है, इसका बहुत निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। हमारे मीडिया में हम लोग इस चीज़ को हाईलाइट नहीं करते, पर बांग्लादेश के मीडिया में हर हफ्ते 1.5 हफ्ते में आपको ये दिखाई देता है कि हमारे एक बांग्लादेश के नागरिक का हत्या हो गया, BSF में गोली मार दी। ये जो खबरें हैं ना, ये तस्वीर बांग्लादेश की सड़कों की है और तारिक रहमान की तस्वीरें हैं। और बांग्लादेश ने अपना मुकद्दर तय कर लिया है कि तारिक रहमान यहाँ प्रधानमंत्री होंगे। सड़कों पर खुशी बहुत है, लेकिन सन्नाटा है, क्योंकि BNP ने ये कहा है कि हम जश्न नहीं मनाएंगे, जश्न वाली रैलियाँ नहीं होंगी, जुलूस नहीं निकलेंगे और सड़क पर किसी भी तरीके का कोई हल्ला नहीं होगा। हम लोग प्रार्थना करेंगे, जुमे की नमाज है, और नए बांग्लादेश के लिए दुआ करेंगे। और क्योंकि बांग्लादेश के चुनाव पर सबकी नज़रें थी और ख़ासकर हिंदुस्तान की, बहुत ज़रूरी हो जाता है हिंदुस्तान के नज़रिए से समझने के लिए कि हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है तारिक रहमान जिया का जीतना और जमात का हारना। हमारे साथ कलोल भट्टाचार्य जी हैं, सीनियर असिस्टेंट एडिटर हैं द हिंदू के, और बांग्लादेश को बहुत सालों से कवर कर रहे हैं। आपकी कौन सी विजिट है इस बार? गिनती करना भूल गया, पर है कई बार आया हूँ और जब भी आता हूँ कुछ नया देखने को मिलता है, कुछ नया सीखने को मिलता है। बहुत डायनामिक सिचुएशन होते हैं बांग्लादेश के, बहुत डायनामिक सिचुएशन है बांग्लादेश की। कलोल दा, आपने इलेक्शन कवर किया, आपकी स्टोरीज हम सब पढ़ रहे हैं द हिंदू में। तारिक रहमान की जीतने को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये इलेक्शन दो स्पिरिट के बीच में था। एक तरफ तो 2024 का जो एंटी शेख हसीना स्पिरिट था और दूसरी ओर 1971 का स्पिरिट है। अब जो तारिक रहमान का BNP को जो सीट्स मिले हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई एक तरह का कंसोलिडेशन हुआ है 1971 के जो स्पिरिट है उसके तरफ, कि जितने पार्टीज़, जितने स्टेक होल्डर्स 1971 के जो इतिहास है और जो लिबरेशन वॉर, जिसे मुक्ति युद्ध कहते हैं, उस युद्ध का जो इतिहास है उसको समर्थन करते हैं, उसको अपना के रखना चाहते हैं और उसी के साथ बांग्लादेश को उसी नज़रिए से बांग्लादेश को देखना चाहते हैं। उन जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी जीत हुई है, उन स्टेक होल्डर्स की जीत हुई है। करोल दा, जमात का हारना, क्योंकि जमात ने अपने कैंपेन में इस्लाम को सेंटर में रखा और महिलाओं को लेकर जो उनका स्टेटमेंट था, जमात चीफ ने अल जजीरा को जो कहा कि महिलाएं फिजिकली फिट नहीं है पार्टी को लीड करने को लेकर के, उनके कुछ एक्स पोस्ट थे जिसमें उन्होंने महिलाओं के काम करने को लेकर के थोड़ा आपत्ति जताई थी। क्या लगता है कि वो बहुत खिलाफ गया जमात के यहाँ पर? जमात के खिलाफ कई सारी चीज़ें हुआ है, पर जो पहली गलती जमात ने की, कि पहली बात तो ये कि जो अवामी लीग के जो समर्थक थे उनके तरफ से एक तरह की दुविधा थी कि वो कहाँ वोट करें, और अवामी लीग के समर्थक लगभग सितंबर-अक्टूबर तक ये सोच रहे थे कि शायद वो जमात को वोट करेंगे। अच्छा, हाँ, दिमाग में था उनके नज़रिए में ये भी था कि वो सोच रहे थे कि अगर जमात को वोट करे तो जमात एक तरह का बिल्कुल ही देश को बिगाड़ने में, एक तरह के डिस्टेबलाइज करने में शायद मदद करे, उसके बाद शायद अवामी लीग दोबारा वापसी हो। पर इस बार क्या हुआ, जमात ने स्टूडेंट्स के साथ जो NCP है उसको अपना लिया, उनके साथ उन्होंने अपने अलायंस बना ली। और जो अवामी लीग के जो समर्थक है वो स्टूडेंट्स लीडरशिप जो है, जैसे NCP पार्टी है, इनके जो लीडर्स हैं इनको वो बिल्कुल ही नहीं सहन कर सकते, वो बिल्कुल उसके खिलाफ है। तो पहली गलती तो जमात से ये हो गया कि जो सीक्रेट वोट्स इनको मिलते हैं वो वोट्स उनके हाथ से निकल गया। और दूसरी बात है, जिस तरह का इनका पॉलिटिक्स है, जिससे जो काफ़ी राइट लीनिंग जो फोर्सेस हैं वो भी उसको रिग्रेसिव मानते हैं, क्योंकि बांग्लादेश में जो महिलाओं का इतिहास है, बांग्लादेश के लिबरेशन वॉर से लेकर इंडस्ट्री तक, पॉलिटिक्स, हर जगह महिलाओं की दखलदारी, एक तरह का प्रोफेशनल जो पार्टिसिपेशन है वो देखने को मिलता है। और उन्होंने कहा कि अगर अच्छी बात है अगर महिलाएं घर में रहें
और अगर काम करना है, अगर काम करना ज़रूरी है तो 5 घंटा ही काम करें। तो इस तरह की बातें बांग्लादेश के समाज में एक कंसेंसस है कि क्या चीज़ें चल सकता है और क्या नहीं चलेगा। तो उन्होंने ये कह दिया कि ये चीज़ नहीं चल सकता। पर एक बात ये है कि जो इस चुनाव का सबसे बड़ा जो एक आउटकम है वो है जमात इस्लाम का हिस्टोरिक सीट। इसे भी हमें डाउन प्ले नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर इनके अलायंस को 71 सीट्स है तो मान लीजिए इनके और भी जो इस्लामिस्ट एलाइज है, जो कि एक तरह का को जमीयतुल इस्लाम जो कि बीएनपी के साथ लड़ा, उन्होंने 6 सीट पे कंटेस्ट किया, उनको एक भी सीट नहीं मिला। पर बात यह है कि ऐसे और भी राइट लीनिंग फोर्सेस है और पार्टीज़ है जो जमात के साथ पार्लियामेंट में खड़े होंगे, तो उनकी ताकत काफ़ी है इस वक्त। एज अ स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन जमात रहेगा। कलोल दादा, तारिक रहमान से आपकी कभी मुलाकात हुई, कभी बात हुई पहले? नहीं, वैसे तो मुलाकात नहीं हुई क्योंकि वो लंदन में रहते थे, पर हम लोगों ने बस ऐसी थोड़ी बहुत यहाँ पर आने के बाद जो उनको दूर से देखा और जो उनके जो साथियों से जो सुना उनके बारे में, बस उतना ही है। कैसा रहा उनका कैंपेन, उनका एक्सेप्टेंस? वो 17 साल मुल्क से बाहर रहे, फिर वो मुल्क आते हैं, उनकी माँ को हॉस्पिटल में देखने जाते हैं। बड़ा, जैसे हम अभी लोग बात ही करते, बड़ा यूरोपियन स्टाइल कैंपेन रहा कि अपनी पत्नी को साथ में रखना, फैमिली को साथ में लेकर के चलना, कनेक्ट करने की कोशिश करना लोगों से। आपका नाम क्या है, आप ऊपर आइए, इस तरीके जैसे यूरोप और हम वेस्ट में कैंपेन देखते हैं। क्या वो कैंपेन काम कर गया? और तारिक रहमान की पॉलिटिक्स कैसे रहने वाली है? देखिए, तारिक रहमान का ये पॉलिटिकल डेब्यू है, क्योंकि 2007 में तारिक रहमान इलेक्शन लड़ने जा रहे थे। 2006 की जो बात है, जब उनका सरकार था 2001 से लेकर 2006, और उस दौरान तारिक रहमान सरकार के अंदर एक तरह का ताकत का एक केंद्र बन चुके थे। पर वो उस वक्त डेब्यू इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि उस वक्त एक किस्म का पब्लिक मूवमेंट हुआ और उसके बाद इंस्टेबिलिटी आ गई, एक इंटरिम हुकूमत बना, और उसके चलते उनके हाथ से वो जो अपॉर्चुनिटी था वो निकल गया और आखिर में उनको देश से बाहर रहना पड़ा 17 साल तक। अभी का जो तारिक रहमान है और तब के तारिक रहमान, इसमें दोनों में बहुत अंतर है। अभी तारिक रहमान को प्रोग्रेसिव लोग जो है बांग्लादेश के, वो बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि उनकी जो बातें हैं कि महिलाओं को साथ में लेके चलना, पहली बात, और पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का डिमांड करना, और जो एक उनको जो बार बार जो कह रहे हैं कि इकोनॉमिक इश्यूज़, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो तारिक रहमान का है वो है कि ब्यूरोक्रेसी के साथ बिल्कुल ही किसी भी तरह का पंगा नहीं लेना है उनको। जो एक मोहम्मद यूनुस के इंटरिम गवर्नमेंट में हमने देखा कि ब्यूरोक्रेसी के साथ इंटरिम गवर्नमेंट का रिश्ता बिल्कुल ही ठीक नहीं रहा है, और इसके चलते आपने देखा जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है बांग्लादेश में बहुत ख़राब है, क्योंकि जो पुलिस ऑफिसर्स सड़क में आके काम कर सकते थे उनको इन्होंने बार बार धमकाया, कहा कि जी आप तो फाशिस्ट फोर्सेस के साथ जुड़े हुए थे, तभी आपने पार्टिसिपेट किया था क्रैकडाउन में। अब बात है कि तारिक रहमान खुद आके पहले भाषण में उन्होंने कहा कि हमें दोबारा से शुरू करना है, हमें राजतंत्र को ठीक करना है। तो ये जो प्रोसेसेस के बारे में उन्होंने कहा, ये बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि अगर देश को मतलब सही में अगर ऑन ट्रैक लाना है तो आपको ब्यूरोक्रेसी के साथ चलना पड़ेगा। ब्यूरोक्रेसी तो देखिए सरकार, हर सरकार के साथ काम करती है, इनको सैलरीज मिलती है, इनको काम करना इनका फ़र्ज़ है। पर अगर आप उसी को अगर भड़काते रहेंगे कि तुम खराब हो, तुम बिगड़े हुए हो, तो वो काम नहीं करेंगे, वो पॉलिसी पैरालिसिस हो जाएगा। पर इन्होंने वो अच्छा किया कि आके ही कहा कि हम ब्यूरोक्रेसी के साथ लेके चलेंगे। आखिरी सवाल आपसे, प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी है, तो यानी हिंदुस्तान ने एक्सेप्ट कर लिया, लेजिटिमेसी दे दी जो वर्डिक्ट आया है, और हमें लग रहा था कि अंदर से हिंदुस्तान चाह रहा था कि बीएनपी जीते, जमात से बेहतर है। तो अब हिंदुस्तान से ताल्लुक़ कैसे रहेंगे, क्योंकि हमारे दोनों मुल्कों के बीच बहुत खटास आ गई है। इनफैक्ट आप भी यहाँ ट्रैवल कर रहे होंगे, तो एक तबका तो चाहता है कि हिंदुस्तान के साथ अच्छा रिलेशन हो, लेकिन लोग नाराज़ हैं, उनका कहना है कि हिंदुस्तान हमें बिलिटिल करता है, हमें नीचे समझता है। तो हिंदुस्तान के साथ रिश्ते कैसे रहेंगे अब? और ख़ासकर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके शुरुआत कर दी है। जी, शुरुआत तो हो गया है, पर ये शुरुआत अगर 4 साल पहले होता तो बांग्लादेश के लिए अच्छा होता, भारत के साथ जो बांग्लादेश के रिश्ते हैं उसके लिए भी अच्छा होता। बट एक जो सबसे ज़रूरी बात है, इस वक्त भारत और बांग्लादेश के सामने एक बहुत बड़ा समझौता का जो नवीकरण है, जो रिन्यूअल होना है, वो बाकी है। और वो समझौता है गंगा वाटर्स ट्रीटी जो है, वो 96 में शेख हसीना के ज़माने में करवाया गया था, और उसको इस साल रिन्यू करना है। और उसके रिन्यूअल के पहले बहुत ज़्यादा रिसर्च, पढ़ाई और नेगोशिएशंस की ज़रूरत है, और उसके लिए समय बहुत कम है। तो दोनों तरफ के जो डिप्लोमेट्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनको जल्द से जल्द मिलना है और इस ट्रीटी को दिसंबर से पहले इसको तैयार करके इसको रिन्यू करना है। तो इसके लिए पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है, दोनों तरफ से जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनकी तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलना ज़रूरी है, वो पहली बात है। दूसरा, जो बॉर्डर किलिंग्स हो रहे हैं इंडिया के तरफ से बांग्लादेश के लोगों की जो हत्याएं होती है टाइम टू टाइम, उसको बिल्कुल बंद करना पड़ेगा, क्योंकि बायलैटरल रिलेशन के लिए इसको रोकना बहुत ज़रूरी है।
हमारे मीडिया में हम लोग इस चीज़ को हाईलाइट नहीं करते, पर बांग्लादेश के मीडिया में हर हफ्ते 1.5 हफ्ते में आपको ये दिखाई देता है कि हमारे एक बांग्लादेश के नागरिक का हत्या हो गया, बीएसएफ ने गोली मार दी। ये जो खबरें हैं ना, ये शायद किसी भी लॉ एंड ऑर्डर इशू के चलते हो या फिर स्मगलिंग के चलते हो, इसका रेजोल्यूशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर इस तरह के हादसे होंगे तो रिश्तों में बहुत ज़्यादा और जो दरार है इस वक्त ये और बढ़ता जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये छोटे छोटे जो चीज़ें हैं इसको बहुत रेडिली एड्रेस करना पड़ेगा। और जो प्रधानमंत्री मोदी का ये जो संदेश है ये भी दिखाता है कितने जल्दी इतिहास मोड़ सकता है ना। अभी 1.5 साल 2 साल पहले जब हम ऑफिशियल्स को कहते थे कि जी बीएनपी के साथ भी थोड़ा सा बातचीत जारी रखिए, तो वो लोग कहते थे कि हम बीएनपी को बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते। आज देखिए क्या ज़माना आ गया कि भाई जो 1971 का ताकत हम पहले जिसके नहीं मानते थे, आज बीएनपी वो ही 1971 को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो मुक्ति अंदर दादा। और क्रिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, मुस्तफिजुर रहमान के का बाहर जाना यहाँ लोगों को, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि क्रिकेट हमारे हिंदुस्तान की तरह यहाँ मुझे लगता है लोग ज़्यादा क्रिकेट क्रेजी हैं, तो मुस्तफिजुर रहमान वाला मामला हुआ, केकेआर से बाहर करना, इन लोगों को बड़ी चोट लगी है, बड़े बड़े आहत हैं वो। आई थिंक एक वो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है यहाँ पर, जो एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट है। क्योंकि देखिए बांग्लादेश दरअसल फुटबॉल का देश है। यहाँ पे मोहम्मडन स्पोर्टिंग जो है उसका बहुत पुराना फैन बेस रहा है, और जो पुराने यानी कि जो सीनियर्स जो है बांग्लादेश के नागरिक, उनके लिए फ़ुटबॉल बहुत मायने रखता है। पहले के ज़माने में मोहन बगान वर्सेस मोहम्मडन स्पोर्टिंग जब मैच गेम्स होते थे, टूर्नामेंट्स होते थे, तो बहुत इमोशनल आउटबर्स्ट देखने को मिलते थे ढाका और कलकत्ता दोनों शहरों में। पर अभी क्या है कि यंग जो पॉपुलेशन है उसके लिए क्रिकेट बहुत इंपॉर्टेंट होगी कि अब बांग्लादेश एक क्रिकेट पावर बन चुका है। अब इस मौके पर जो मुस्तफिजुर के साथ जो हुआ है इसका बहुत निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, ख़ास तौर से जो जेन जी के जो लड़के लड़कियां हैं, जो कॉलेज के हैं, स्टूडेंट्स हैं स्कूल्स में, हाई सेकेंडरी स्कूल्स में, वो लोग हमको भी कहे कि देखिए ये बहुत गलत हुआ हमारे स्टार के साथ। तो मुझे लगता है कि जो स्पोर्ट्स म्यूज़िक जैसे रूना लैला जो बहुत फेमस हमारे सिंगर है रूना लैला, मैं तो कहता हूँ कि जी हमारे साउथ एशिया में अगर हम सार्क को रिन्यू नहीं कर सकते, पर हम रूना लैला और अरिजीत सिंह और मान लीजिए कि नसीबो लाल पाकिस्तान, इन तीनों को मिलाकर हम एक म्यूजिक कॉन्सर्ट तो जरूर कर सकते हैं। एक कल्चरल टाई हमारा रहना चाहिए। बिल्कुल, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, फिल्म्स, इन सब चीज़ों को पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए। थैंक यू कलोल दादा। तो हम कलोल दादा से बात किया और आपको दिखाएं यहाँ पर ये माहौल देखिए, सब चाय पर चर्चा कर रहे हैं, खुश हैं। ढाका की सड़कों पर जश्न आपको नज़र नहीं आएंगे, पटाखे नज़र नहीं आएंगे। और ये जो शख्स आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये बांग्लादेश में 5 साल रहेंगे, तय करेंगे कि आगे क्या होगा, और हिंदुस्तान की नज़र रहेंगी। अब हिंदुस्तान ने भी, प्रधानमंत्री मोदी ने एक्सपर्ट ट्वीट करके लेजिटिमेसी दे दी है, तो आपको यहाँ पर इनके बैनर्स तो नज़र आएंगे, पर जश्न, पटाखे, ढोल, नारे ये सब नहीं लग रहे हैं। तो समझिए बांग्लादेश बदल रहा है, और बांग्लादेश का बदलना सबके लिए अच्छा है। और हमारा पड़ोसी मुल्क है, यहाँ शांति रहेगी तो हमारे लिए अच्छा है, और हिंदुस्तान में शांति रहेगी तो हिंदुस्तान के लिए अच्छा है, बांग्लादेश के लिए अच्छा है। तो आपको दिखाते रहेंगे बांग्लादेश सड़कों पर क्या चल रहा है जीत के बाद बीएनपी की। और बने रहिए द रेड माइक पर, हमारे वीडियो शेयर करते रहिए।